नेगोशिएशन पेंडिंग है, उसके अलावा अब कुछ हो ही नहीं सकता है। मैम कैसे बहुत सारे बायर्स ने क्लेम फॉर्म सबमिट किया है पर उनका लिस्ट में अभी तक आया नहीं है, वेरीफाइड नहीं। उन्होंने तीन दिन बाद विजिट किया है घाटकोपर ऑफिस में। सर एक ना लिस्ट आरपी ने प्रेजेंट की थी मीटिंग के अंदर, तो उसका ना मैं पीडीएफ मंगवा लेती हूँ उनसे और मैं ग्रुप में सर्कुलेट कर देती हूँ। अब वो जो क्लेम्स फाइल किए गए हैं ना वो डिलेड क्लेम है, मतलब टेक्निकली आपको 60 दिन के अंदर क्लेम फाइल करने रहते। जो 60 दिन के बाद आते हैं ना उसके लिए आरपी सारा एक कोलेट करता है, बोलता है ये सारे मेरे पास क्लेम आ गए, इसको मेरे को एक्सेप्ट करना है, बस इनका जो इनसे डिले हुआ है सबमिट करने में वो आप माफ कर दो। एनसीएलटी को एक नॉर्मल एक वो प्रोसीजर है, उसमें कुछ हियरिंग भी नहीं होता, वो अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो वो मैं लिस्ट मंगवा देती हूँ पीडीएफ, और मैं पीडीएफ ग्रुप में सर्कुलेट कर लेती हूँ। आप लोग अपना नाम उसमें चेक कर लेना जिसका भी पेंडिंग है। ओके, और दूसरा एक चीज है, अगर सपोज आरपी चेंज होता है, विकास कियानी की जगह पे दूसरा कोई आता है, तो मुझे आप बताइए कि ये जो प्रोसेस विकास कियानी अभी तक 1 साल में जो किया है आगे तक लेके गए, वो फिर से चालू होगा ये नहीं होगा? ऐसा नहीं, फिर से नहीं होगा, यही से नहीं है सर। मैंने वही बोला ना, मल्हार को मैंने यही इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये प्रोसेस फ्रेश स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ना इस पे स्टे आना चाहिए। बाकी हमको कोई कंसर्न नहीं है। सबसे ज्यादा वोटिंग जो वोटिंग राइट्स है वो है आरसीएल के पास में। अगर उसने वोट कर दिया बायर्स के खिलाफ में तो ये प्रोसेस फिर से चालू होगा, क्योंकि आरसीएल तो चाहता है कि प्रोजेक्ट डिले हो जाए। नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। 5000 होम बायर्स की बात कर रहे हैं हम, और हमारा वोटिंग शेयर इज 49%। कोई भी रिजोल्यूशन अप्रूव करने के लिए भी 66% वोटिंग लगता है, तो वो ऐसे ही नहीं होने वाला है। इसीलिए मैंने आरसीएल के साथ मीटिंग सेट करने की बात की कि उनको हमारा कुछ असिस्टेंस चाहिए, उनको चाहिए कि होम बायर्स ये चीज करे तो हम नेगोशिएशन करें, तो हम वो डिस्कशन के लिए भी रेडी है। एक बार मिलेंगे बैठेंगे तो समझ आएगा कि उनको क्या चाहिए इसमें। मैम पहली बात तो आरसीएल आरपी को चेंज करना चाहता है विकास कियानी, बराबर है। अगर चेंज हो गया, अगर उन्होंने वोटिंग कर दिया तो एक बार मान लीजिए, क्योंकि उनका वोटिंग राइट 50+ है, अगर उन्होंने वोटिंग कर दिया कि हमें प्रोसेस रिफ्रेश करना है, बराबर है, हमने वोटिंग भी किया, तो मैम हमारा वोटिंग राइट 50+ नहीं है, आरसीएल का वोटिंग 50+ है। नहीं सर, 66 चाहिए होता है इसमें, आईबीसी के अंदर 66 चाहिए होता है। मैम साइनाथ ये एक्चुअली ऑलरेडी एक बार फेल हो चुका है। ये उन्होंने रिजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी इनिशियल स्टेज में ही, और तभी हमने होम बायर ने बोला था कि भाई हमको नहीं चेंज करना है, तो उसका वहाँ रिजोल्यूशन फेल हो गया, वही होगा वापस से, राइट? ठीक है ना? तो आई डोंट थिंक कि आरसीएल के पास भी आरपी चेंज करने के लिए इतने वोटिंग राइट्स नहीं है, और रिजोल्यूशन प्लान पास करने के लिए भी उसके पास इंडिविजुअली अपने पास जैसा अपना पोजीशन है ना, वैसा ही उसका पोजीशन है। दोनों के पास 51-49 है। और इनकेस आरपी भी चेंज हो गया ना, फिर भी जहाँ पे अपना स्टेज चालू है ना वहीं से कंटिन्यू होगा स्टेज। हम लोग वापस पीछे नहीं जाएंगे, जो कंटिन्यू स्टेज है वहीं से कंटिन्यू होगा। और अब है ना, इसमें बस एक ही चीज है, सभी उम्र से भी वही रिक्वेस्ट है। अब क्या है कि हम वो आरसीएल के साथ मिलके प्लान अप्रूव करना है, तो हम एक बार आरसीएल से मिलते हैं, उनको क्या चीजें चाहिए समझते हैं हम, उनका क्या अप्रोच है वो भी हम समझते हैं, और उनको हम समझाते हैं कि 5000 होम बायर्स का जिंदगी का सवाल है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अपने बैंकिंग पर्सपेक्टिव से देखे ये सारी चीजें, तो हमको ये चीज उन पे अब प्रेशर डाल के डिस्कस करनी पड़ेगी, और कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मुझे भी नहीं दिख रहा है अभी। तो हम लोग एक विजिट प्लान करते हैं, मैं मंडे उनसे वापस बात करती हूँ। अगर मुझे रिस्पांस नहीं आता है, हम ट्यूसडे को आप में से आप लोग, मैं ग्रुप में बात कर लूंगी, आप में से 2-2 जन एक प्रोजेक्ट से आ जाओ, तो भी 7 से 8 लोग हो जाएंगे हम जाते हैं। और ऐसे मतलब ऑल्टरनेटिवली आ जाओ, आज कोई आ गया कल कोई और आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खाली थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि होम बायर स्टैंड से आप कीजिए, कोई इशू नहीं है। हाँ, आप कीजिए, हर एक प्रोजेक्ट से 2-3 लोग इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, और कंटिन्यूटी भी हम कोशिश करेंगे। इन वर्स के सिनारियो नहीं हुआ तो भी टीम से कोई ना कोई तो 2-2, 3-3 लोग आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विल डेफिनेटली जो भी कीजिए ना, आप जो कर रहे हो ना, तो वो राइटिंग में लीजिए आरसीएल से, ताकि इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो जाए। नहीं तो इसीलिए सर मैंने मीटिंग में रिकॉर्ड कराया कि आरसीएल को बोला
देखो मिनट्स में, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड करवाया ये। मैंने मेल भी इसीलिए उनको किया, मैंने कॉल किया था, कॉल पे बात नहीं हो पाई, मैंने इसीलिए मेल भी किया कि सर आप डेट और टाइम दो, आपने जैसे मीटिंग में बताया था। अब मैं मंडे वापस फॉलो अप करूंगी, अगर नहीं होता है तो सर ट्यूसडे मैं आप सबको मंडे शाम को बता दूंगी। हाँ, मंडे लास्ट हाँ। टेस्ट करना मैम उनको। लास्ट टेस्ट करूंगी, नहीं तो मैं उनको मेल ड्रॉप कर दूंगी कि आई एम विजिटिंग ऑन ट्यूसडे एट दिस एंड वी विल बी देयर, ऐसा करके हम एक उनको दे देंगे। हाँ, और वो ग्रास कटिंग का और क्लीनिंग का मैडम वो जरा देख लीजिए, वो पूरा कवर कीजिए मैडम साइट, वो सब जगह ही प्रॉपर करना चाहिए। फायदा नहीं है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये बारिश होने के बाद है ना, आप चाहिए तो ये दिवाली के या नवंबर में ना पूरा प्रोजेक्ट के लिए और एक फिर से निकाले, जैसे अभी निकाला ना आपने फेज 1 के लिए, वैसे पूरा प्रोजेक्ट के लिए निकाले, क्योंकि अभी निकालेंगे ना आपने 1 टाइम के लिए लिया है, बराबर कोट किया है उन्होंने, अगर अभी करेंगे तो फिर से वो आएगा। तो 10 बार करने से अच्छा है कि आप थोड़ा बारिश होने दीजिए, फिर निकाल दीजिए, पूरा क्लीन कर दीजिए, मतलब कम से कम 5-6 महीने तक रह सके पूरा प्रोजेक्ट पर। दीप्ति, समीर है। हेलो। यस सर, यस सर। दीप्ति, मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट टू लास्ट जब मीटिंग हुई थी हमारी, तो आपने क्या बोला था कि इसके बाद अगर आरपी चाह के भी एक्सटेंशन नहीं ले सकते, बराबर है ये चीज? राइट, नहीं ले सकता। हाँ, तो फिर ये एक्सटेंशन की वोटिंग क्यों आ रही है अभी? सर इसमें क्या होता है, 330 डेज के बाद आरपी के पास कोई पावर नहीं है एक्सटेंशन लेने का, ठीक है? अच्छा। लेकिन रिजोल्यूशन प्लान जो ई वोटिंग होता है ना, उसी पे स्टे है। हाँ। तो अब वो स्टे वाले पीरियड को एक्सक्लूड करती है एनसीएलटी, उसके लिए एक एप्लीकेशन तो लगती है। ओके, तो ये यानी बायर्स की तरफ से आप ऐसा प्रेजेंट करोगे, बाद में अगर कुछ होता है, लिटिगेशन आता है, तो आप ये बताओगे कि बायर्स चाहते हैं इसको एक्सटेंड करने के लिए? नहीं, बायर्स नहीं चाहते, बायर्स चाहते रिजोल्यूशन। अगर रिजोल्यूशन नहीं, हाँ, तो ये जो पीरियड जो वेस्ट हुआ है, जो हमारा अभी वाला आप समझो कि 1 मंथ हुआ है स्टे को, ठीक है? तो एनसीएलटी वो 1 मंथ से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं देती है। हमने 60 डेज इसीलिए डाला है क्योंकि हमको लग रहा है कि मैक्सिमम और 1 मंथ जाएगा ये आईए का फाइनल रिजल्ट आने में, इसलिए 60 डेज का डाला है। ओके, मगर बेंच जज, जी बोलिए ना, सॉरी। तेरा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 330 डेज के बियॉन्ड एक्सटेंशन नहीं आप दे सकते, नहीं मिलेगा, बराबर ये चीज है। जब अगर बेंच सेम है, जज सेम है, अगर जब एनसीएलटी में केस चल रहा है, बेंच सेम है, तो उनको भी तो ये पता है कि बिकॉज ऑफ आरसीएल ये स्टे लग रहा है और आरपी अपना काम कर दिया है, मगर आरसीएल की वजह से रेजोल्यूशन पास नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें हमें एक्सटेंशन लेने की क्या जरूरत है? आरपी तो एक पेपर डाल के बता सकते हैं। हाँ सर, लीगल प्रोसेस है, आईए फाइल करना पड़ता है, आईए के लिए भी होम बायर से परमिशन लेना पड़ता है, उसके अलावा आरपी कुछ नहीं कर सकता है। आप समझो, मैं और आरपी दोनों एक पपेट है, ठीक है? आप अगर मेरे को बोलोगे कि मेरे को सीओसी मीटिंग में ये बोलना है, तो मैं वही बोल सकती हूँ। आरपी को अगर एप्लीकेशन फाइल करनी है ना, तो वो सीओसी से परमिशन लेगा कि मेरे को ये एप्लीकेशन फाइल करनी है। अगर सीओसी रिजेक्ट कर देते, वो एप्लीकेशन फाइल ही नहीं कर सकता। ओके, तो अभी ये जो मल्हार को आपने अपॉइंट किया, बराबर है? ओके, इससे पहले अपनी तरफ से कोई केस लड़ रहा था जो कोई प्रेजेंट कर रहा होगा कोर्ट में? हमारी तरफ से भी तो आरपी की तरफ से जो इतने जो लिटिगेशन आए, तो इसको कौन प्रेजेंट कर रहा था फिर? और रोहित गुप्ता आरपी के एंड से, एआर के एंड से कोई भी एडवोकेट नहीं था। अच्छा, तो ये रोहित गुप्ता आरसीएल की एंड से था कि हमारी एंड से थे? आरपी के एंड से, विकास जी के आरपी के एंड से थे, बराबर है। तो आरसीएल का एक जो पुराना लिटिगेशन चल रहा है कि आरपी ने क्लेम फॉर्म जो एडमिट नहीं किया, यानी जो क्लेम एडमिट किया है बायर्स के अगेंस्ट में ज्यादा और आरसीएल के अगेंस्ट में कम, 1100 करोड़ और 900 करोड़ का जो भी चल रहा है, बराबर ये इतने दिन से ये पुराना लिटिगेशन की वजह से आरसीएल ने स्टे लगाने की बात कर रहा है, क्या उसका ये मेन मुद्दा तो यही है कि हमारा क्लेम कम एडमिट हुआ है? हाँ, और हमको आरपी अलग चाहिए। आरपी अलग चाहिए, ये सेकंड मुद्दा हो गया, क्योंकि फर्स्ट मुद्दा तो यही था कि क्लेम गलत एडमिट हुआ। उनकी जो प्रेयर है ना, उनका फर्स्ट पॉइंट ये है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आरपी, विद दिस आरपी। ओके, एनी रीजन? अगर आरसीएल बोल रहा है कि हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, तो उसका कोई रीजन दिया होगा उन्होंने कि ये क्लेम एडमिट गलत किया है, या फिर ये बायर्स की तरफ ज्यादा है, ऐसा कुछ होम बायर्स की तरफ? नहीं सर, वो कोई रीजन नहीं दिया है। They have said कि we want to replace the RP बस।
ओनली we रिप्लेस. want हाँ we want to replace, we want very experienced एक चीज समझ में नहीं आ रहा. सॉरी टू इंटरप्ट 50. मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है. मेरा क्लेम था 22 lakhs का. ओके, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको. मेरा 22 lakhs का क्लेम था. मैंने आपसे बात किया, आपने बोला आरपी को एक मेल करो, तो आरपी ने मेरे को एक रिप्लाई किया, बिकॉज ऑफ सो एंड सो सेक्शन और बिकॉज ऑफ सो एंड सो पेज नंबर के हिसाब से मैंने आपका क्लेम पास किया. ये एक होम बायर्स को आरपी ने रिप्लाई कर दिया. बराबर है ये? तो हम आरसीएल को आरपी क्यों नहीं बता पा रहे कि हम लोग ये सेक्शन के हिसाब से, या जज को हम क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहे? वही किया है. अब मैं मतलब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ मैटर क्या है. मैटर ये है कि एक्सर्बिया के पूरे ग्रुप को मिला के उन्होंने 1000 करोड़ का क्लेम किया है. ठीक है. अब ऐसा है कि 300 से 400 करोड़ रुपए जैसे एक्सर्बिया डेवलपर्स लिमिटेड को आए. ठीक है. तो आरपी ने क्या किया, वो 300-400 करोड़ जो एक्सर्बिया डेवलपर्स में आए हैं वो एडमिट किया और बाकी का रिजेक्ट किया है और बोला है कि ये गारंटी वाला क्लेम है, आप अदर क्रेडिटर में फॉलो हो गए, आप वो वाला क्लेम है. ओके, ठीक है. सिंपल सी चीज है. आरसीएल के पास एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, दोहा बेंच का एक कोई जजमेंट आया था इन दिसंबर 2024 ओनली, जहाँ पे ये बोला कि गारंटर का भी आपको क्लेम सिक्योर्ड के अंदर एडमिट करना है. तो वो डिस्प्यूट चल रहा है कि आरसीएल वो जो 600-700 करोड़ जजमेंट जो 2024 का जो आप बता रहे हो, उससे पहले हमारा क्लेम एडमिट हो चुका था. राइट सर, बट वो क्या है सर, लीगल डिस्कशन है, वो बेंच के ऊपर है कि वो अलाउ करना है या नहीं करना है. तो वो लीगल डिस्प्यूट है, इस वजह से ये मैटर पेंडिंग है. ठीक है. अब इसके ऊपर ना आरपी को डिसाइड कर सकता है, आरपी को वो फॉलो करना है जो उसको करना था, उसने कर दिया, उसको रिप्लाई कर दिया कि आपका हम क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. जैसे होम बायर्स ने भी 18% क्लेम किया, आरपी के हिसाब से जितना एडमिट होना था उन्हें एडमिट कर दिया, एडमिट किया. बराबर है. अब जैसे दूसरे होम बायर ने एप्लीकेशन फाइल की, आरपी ने हमारा इतना रिजेक्ट किया, वैसे कोई भी कर सकता है. इसी तरीके से लिटिगेशन डाल सकते हैं. बस. तो वही लिटिगेशन 47%, अगर उनके पास 47% राइट्स है, एग्री, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो आरसीएल के पास 47% राइट्स है, हमारे पास 49% राइट्स है, 2% राइट्स, 3% राइट्स जो है जो गोल्डन टीम और वो उनके पास है, एग्री जी. तो ये 47% राइट्स लेके ये बाकी 53% को कैसे हरा, यानी स्टे लगा पा रहे हो लोग? सर वो तो होम बायर्स भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हमारे पास 49% है. ठीक है. हम जाके एनक्लेव में एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं कि ये पूरा प्रोसेस फ्रॉड है, आप स्टे लगा दो, पहले हमारी बात सुनो. आप समझो सर, वो क्या है कि आरसीएल ये बोल रहा है कि हमारा क्लेम एडमिट नहीं हुआ है, इसलिए हमको अफेक्ट करेगा रिजोल्यूशन प्लान अप्रूवल, इसलिए आप वोटिंग अभी मत करो. अच्छा. वो ऐसा बोल रहा है कि अगर मेरा ये क्लेम पूरा एडमिट नहीं हुआ तो नया पीआरए मेरे को इतना पैसा नहीं देगा जितना उसको देना चाहिए, उसका इंटेंशन देना चाहिए. बस. तो वो बोल रहा है कि आप प्लान वोटिंग मत होने दो जब तक मेरा क्लेम नहीं डिसाइड होता. और अभी जो नेक्स्ट मंथ जो है, एक मिनट साइनाथ, एक मिनट. हाँ ये सर. इसका जो नेक्स्ट मंथ अभी हायरिंग है, बराबर, अभी इतने दिन से तो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन बायर्स दिए जा रहे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो हमने एक्सटेंशन दिया, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग में बायर्स की तरफ से ये बता रहा हूँ कि हर कोई ने ये सोचा रहेगा, या 50% बायर्स ने यही सोचा है कि चलो ये लास्ट है, इसके बाद तो आरपी चाह के भी एक्सटेंशन नहीं ले सकता, यानी रिजोल्यूशन प्लान आ जाएगा वापिस से. अगर ये एक्सटेंशन का आ गया तो बायर्स के, यानी मैं भी बायर्स के हिसाब से मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर ये वापिस से एक्सटेंशन लिए तो मिनिमम अभी यानी 6 मंथ तो जाएगा ही जाएगा फिर वो हिसाब से. राइट सर, मैं खुद नहीं चाहती कि इतना एक्सटेंशन हो, आप समझो. क्योंकि अभी समझो अगर ये एक्सटेंशन हुआ 1 सितंबर को, अगर ये रिजोल्यूशन नहीं होता है, अगर ये बेंच वापिस से, क्योंकि मैं जितनी भी हायरिंग मैंने रिफर किया है ना, अगर मैंने पूरा स्टार्ट टू एंड ये हायरिंग का जो मैंने हाईलाइट किया था ये चीज, क्या हायरिंग जितनी भी मैंने रिफर किया हुआ है, किसी में आरपी प्रेजेंट नहीं है, किसी में आरसीएल प्रेजेंट नहीं है. नहीं सर, आरपी और आरसीएल हमेशा वहीं पे होते हैं, हमारी अटेंडेंस मार्क नहीं होती है. मैं तो ऑनलाइन ज्वाइन करती हूँ, मैंने देखा है कि हर्षल का नहीं, मैं जितने भी डिस्पोज देख रहा हूँ ना, जितने भी मैं एनसीएलटी की केस में डिस्पोज, जी हाँ बोलिए. नहीं, आप अपने गलत आप
आप समझे? नहीं नहीं, आप बताइए। देखिए मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, नहीं मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ आपसे। हाँ, मैं भी हाँ। आपको वही क्लैरिफिकेशन देती हूँ। जी जी जी। ऑर्डर में नाम रिकॉर्ड होना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मैंने Okay. इयरिंग्स अटेंड कर रही हूँ, लास्ट 5 से 6 इयरिंग मैंने पूरी की पूरी अटेंड की है। मतलब 2-2 घंटे के जब आर्ग्यूमेंट हुए ना, तो भी मैंने पूरे सुने कि क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता भी पा रही हूँ कि क्या झगड़ा है आरसीएल और आरपी वाला। ठीक है, अब मैंने ये देखा है कि विकास जी भी वहाँ पीछे बैठे होते हैं एनसीएलटी कोर्ट रूम में ही। आरसीएल के रिप्रेजेंटेटिव हर्षल गांधी जी, ज्योति भावसार जी, ये भी मुझे पीछे ही बैठे हुए दिखे हैं। वो लोग भी बहुत विजिलेंटली ये चीजें फॉलो कर रहे हैं। जरूरी नहीं है सर कि ऑर्डर शीट में नाम आए। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अटेंड किया, मेरा नाम भी नहीं है ना कोई ऑर्डर शीट में। ऑर्डर शीट में नहीं आता है नाम, जरूरी नहीं ओके है। ओके, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मैं सर, जो मैंने केस आप रिफर भी- किया आप- है। हाँ, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आप भी है ना एनसीएलटी की वेबसाइट पे जाओगे, आप कॉज लिस्ट डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो। जरूरी नहीं है ना कि आपका नाम रिकॉर्ड करेगी बेंच। एग्री नहीं, मैं जस्ट बस वही जितना है। मैंने डिस्पोज नहीं नहीं, विकास जी पढ़ा रहते है ना। हैं। मैंने जी जी, जितना भी हाँ। इतने सारे इयरिंग्स देख लिए, लास्ट 3 से 4 इयरिंग में मैंने विकास जी को या तो वर्चुअली कनेक्टेड देखा है, आप वर्चुअली देख सकते हो कितने लोग ज्वाइन किए हुए, या तो मैंने उनको फिजिकली भी देखा है। मैंने आरसीएल के रिप्रेजेंटेटिव को भी वहाँ बैठे हुए देखा। लास्ट 3 इयरिंग से तो मैं देख ही रही हूँ कि वो फिजिकली अटेंड करते हैं। ओके, और दीप्ति मगर ये प्रॉब्लम है कि अगर समझो 1 सितंबर को जो हम अपनी हायरिंग है, जो फर्स्ट ऑफ वीक में सितंबर में हायरिंग है, उसमें भी अगर केस रिजॉल्व नहीं होता, रिजोल्यूशन नहीं आता है, या फिर हमें जो भी चीज है और 60 डेज का एक्सटेंशन भी खत्म हो जाता है, तो इसके बाद क्या? सर मैं वही बोल रही हूँ ना कि अब हमारे पास एक ही रिसोर्ट बचा है और है ना, हमको अभी से प्रेशर डालना शुरू करना पड़ेगा। तो हमारा 15-20 देखो प्रेशर की बात नहीं है, ये जो प्रेशर आप बोल रहे हो, ये बात बोलने के लिए अच्छी है मैम, जो आप बोल रहे हो कि हम वहाँ जाके बैठ जाएंगे। मैं एग्री करता हूँ कि हम बैठ जाएंगे, या फिर जो भी है परमिशन लिए बिना या बिना परमिशन लिए या परमिशन लेके भी। ओके, अगर वो बंदे को बात नहीं मानना है, आप कितना भी प्रेशर डालिए, आप पॉलिटिशियन प्रेशर डालिए या पर्सनल प्रेशर डालिए या कुछ भी करिए, जितने भी बायर्स अगर वहाँ जाके बैठ गए, अगर उसको बात, अगर वो आपकी आरपी की बात नहीं मान रहा है या अगर वो जज की बात नहीं मान रहा है, जैसे एग्जांपल, तो आपको लगता है कि हमारे प्रेशर से वो मान सकता है? सर प्रेशर नहीं, प्रेशर ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना सर। हम लोग प्रेशर ये चीज के लिए बनाना चाहते हैं कि एटलीस्ट उसको मिले तो समझ में आए कि हमारे कॉपरेशन से कोई चीज आगे बढ़ सकती है क्या, सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वही एक इंटेंशन है। दूसरा है ना, हमेशा ये रहता ही है कि हमको फाइनेंशियल क्रेडिटर को ही के उनके साथ में एक सेम दर्जा दिया गया है कि बड़ी बात है, पर एक चीज तो हकीकत है कि हमको पैसा तो नहीं Voice मिलने call वाला है from promotional कि call. उसको उसमें से पैसा निकालना है, ठीक है ना। तो वो हमेशा प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा ही, डिले टेक्टिक यूज करेगा ही, बट एक एक्सटेंट पे तो एनसीएलटी भी उसको बोल देगा ना कि भाई बस हो गया। अभी जैसे दीप्ति जी बोल रहे हैं कि हम नहीं, वो बात तो है। देखिए अभी हर बायर्स का जितना भी पैसा फंसा हुआ है, जैसे एग्जांपल अभी आप भी बायर्स हो, मैं भी बायर्स हूँ, ठीक है, तो उसका 1100 करोड़ में से 900 करोड़ था, उसका भी तो दाव पे लगा हुआ है। जब वो अपना 900 करोड़ दाव पे लगा के इतना लंबा घसीट रहा है, वही सर क्या होता है, ये सब डीलिंग से है ना, बैक एंड पे क्या चलता है ना सर, वो और भी देखता है कि शायद उसको कोई और दूसरा इन्वेस्टर मिल जाए मार्केट में। हर तरीके से वो ट्राई करते हैं कि उनको बेस्ट वैल्यू मिले, और उनको बेस्ट वैल्यू मिलेगी ना तब हमको घर तो मिलना ही है। देखो हमारा भी कोई नुकसान नहीं है वो चीज में, पर अब बहुत टाइम ऑलरेडी जा चुका है। उनने ट्राई कर लिया काबरा के लिए, उन्होंने 3 बार हमसे एक्सटेंशन करवाया यूआई का, हमारे से 3 बार प्लान के लिए एक्सटेंशन। हाँ मालूम है, वो एक्सटेंशन कराया काबरा का, जी जी वो पता है। हमने सब में सपोर्ट किया, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमको आरसीएल के साथ जाके यही बोलना है कि सर हमको भी चाहिए कि ये रिजॉल्व हुआ, आपको भी चाहिए कि ये रिजॉल्व हो। आप बताओ हम क्या करें कि हमको जल्दी घर मिले। आप जैसे बोलो हम सुनने भी तैयार है, आपको जो सपोर्ट चाहिए हम वो भी करने तैयार है। और वो भी नहीं चाहेगा एक एक्सटेंट की बियॉन्ड, अगर ये रिजोल्यूशन पूरा प्रोसेस ही फेल हो जाएगा तो उसका पैसा और 2 साल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वो भी तो सेम बोट में है जो बोट में हम सवार है, अभी खाली ये देखना है। और कम पैसा देगा ना सर। इन्वेंट्री जैसे डिटोरिएट होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ता है, तो नया इन्वेस्टर उल्टा पैसा कम देगा उसको फिर। तो उनका भी इंटेंशन ऐसा नहीं है कि उनको 10 साल तक ये खींचते रहना है, उनको भी उनका पैसा निकल के बाहर निकलना है इसमें से। और कॉस्ट जो है ना, आज की तारीख में कॉस्ट सब वही बेयर कर रहा है ना, आप और मैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं।
सीओसी की जो कॉस्ट लग रही है आज, हर एक मीटिंग की कॉस्ट लग रही है, हर एक प्रोफेशनल का पैसा लग रहा है, तो ये सब खर्चा तो आज की तारीख में उसको ही करना है, और साल 2 साल और कोई इसमें एक्सटेंशन की जगह नहीं है। हाँ, डीले अपने जो सोच रहे थे कि हाँ अगस्त लास्ट है, तो वो शायद थोड़ा और 2 महीना डिले हो जाएगा, बट लेट अस होप, लेट अस स्टार्ट फाइटिंग। वो जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स है वो देने ही पड़ेंगे। क्या होगा 1 सितंबर को, क्या आज प्रिडिक्ट करके फायदा नहीं है, जो होगा वो 1 सितंबर की मीटिंग में देखते हैं। ओके दीप्ति, थैंक यू। थैंक यू। दीप्ति मैम जी